ऑस्मोटिक प्रेशर जो है या प्रासरण दाब, इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाना प्रासरण कहलाता है। ठीक है। इसमें विलायक के अणु अभिगमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और ये भी ध्यान रखना है कि ये विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, और वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाते हैं। अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम झिल्ली जो है एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से होकर के केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के अणु नहीं जा सकते हैं। ऐसी झिल्ली को कहा गया है अर्धपारगम झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि इस झिल्ली में जो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में से केवल विलायक के कण ही आर पार निकल सकते हैं, विलेय के नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसी अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जब विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं तो ये विधि कहलाती है प्रासरण या ऑस्मोसिस। विधि कहलाएगी प्रासरण या ऑस्मोसिस, और इसके द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को नाम दिया गया है प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज जो पहले हम बात कर रहे हैं वो प्रासरण है। प्रासरण माने विधि, ऑस्मोसिस की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस विधि में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, वो भी अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाते हैं। ज़रा देखें इसको समझने के लिए हम ऐसा मान लें, ये हमारे पास कोई एक पात्र है, और इस पात्र में बीच में यहाँ पर ये जो पात्र है, इस पात्र में बीच में ये एक अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। क्या लगी है? ये अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है ये। और इसमें एक ओर हम विलायक ले रहे हैं और दूसरी ओर हम ले रहे हैं विलयन। अगर हम दोनों तरफ देखें तो एक तरफ जो है वो हमने विलयन दर्शाया है कि इसकी सांद्रता कम है, और इसको दर्शाया इसकी सांद्रता अधिक है। दोनों में फ़र्क दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ मान लें कि हम ये क्या है, विलायक है, शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ले लिया हमने सांद्र विलयन। एक तरफ विलायक है, दूसरी तरफ सांद्र विलयन है, बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। अब प्रासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। चूँकि विलायक है और सांद्र विलयन मानी इसकी सांद्रता ज़्यादा है और विलायक की सांद्रता तो उसकी तुलना में कम होगी ही, तो विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर के जाएंगे। ये क्रिया प्रासरण कहलाती है। तो यहाँ से जो विलायक के अणु हैं वो इस डायरेक्शन में यहाँ जा रहे हैं। विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं, वो भी अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जा रहे हैं। ये विधि है, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रासरण या ऑस्मोसिस कहलाती है। देखेंगे ये हमने ले लिया है जल या विलायक, और यहाँ पे ले लिया है KMnO4 का सांद्र विलयन। पोटेशियम परमैंगनेट का सांद्र विलयन भर दिया गया है, और ये जल है। और ये क्या है? ये है थिसिल कीप या फनल। हिंदी में कीप कहते हैं, इंग्लिश में फनल कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है अब ये लगी हुई है यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब प्रासरण की क्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं थिसिल फनल के अंदर KMnO4 का सांद्र विलयन है, यानी विलयन की सांद्रता अधिक है, और इसके बाहर चारों तरफ जल है जो कि विलायक है, इसकी सांद्रता कम है। बीच में अर्धपारगम झिल्ली यहाँ लगी हुई है। तो प्रासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी और जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जाएंगे।
तो देखिए इस तरह से जल के अणु यहाँ जा रहे हैं, बीकर में से अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जल या विलायक के अणु उस गाढ़े या सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ विलयन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जब विलयन की मात्रा बढ़ेगी तो विलयन का जो तल था वो तल इस थिसिल फनल की नली में ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इस तरह से। ठीक, हालांकि ये प्रक्रिया बहुत स्लो होती है, इसमें टाइम लगता है। तो धीरे धीरे ये जो लेवल है इसका जल का या जो विलयन का वो तल ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, और एक निश्चित ऊंचाई तक जाके ये जो तल है इसका वो स्थिर हो जाएगा, फिर ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे आएगा। जब नली में इस विलयन का तल या जो लेवल है वो स्थिर हो जाए तो हम ये समझ जाएंगे कि अब परासरण की क्रिया रुक गई है। क्लियर, परासरण की क्रिया रुक गई है। ये तो हुआ परासरण। अब इसी प्रयोग से हम परासरण दाब को भी समझ सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी समझ सकते हैं। तो परासरण की क्रिया के रुकने का कारण क्या है, जरा उस पर हम ध्यान दें। परासरण की क्रिया के रुकने का कारण, यहाँ से लगातार विलायक के अणु इसमें अंदर जा रहे थे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे, और नली में विलयन का तल ऊपर की ओर बढ़ रहा था। हम देख रहे थे नली में विलयन की मात्रा बढ़ गई है। इसकी मात्रा इसके द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर भी तो एक बैक प्रेशर काम करेगा, द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर भी तो दबाव काम करेगा, दबाव काम करेगा। जैसे जैसे विलयन में मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे नीचे की ओर लगने वाला दबाव भी बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दबाव इतना बढ़ जाएगा ऊपर से लगने वाला कि वो आने वाले जल के अणुओं का विरोध करने लगेगा। यानी जितने दबाव के साथ विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे, उतना ही विलयन नली में उपस्थित विलयन के कारण नीचे की ओर दबाव लग रहा है। तो ये वाला दबाव इस दबाव को बैलेंस कर लेगा, तो यहाँ से जाने वाले विलायक के अणु जो है रुक जाएंगे, यानी परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए ये जो काम कर रहा है अंदर दाब, इसको बोलते हैं द्रव स्थैतिक दाब। द्रव स्थैतिक दाब, जो कि द्रव के कॉलम के द्वारा नीचे की ओर लग रहा है, इसको द्रव स्थैतिक दाब बोलते हैं। और चूँकि इस दाब ने परासरण की क्रिया को रोक दी, यानी जितना दाब यहाँ से लग रहा था उतना ही यहाँ से लगा, तब दोनों बैलेंस हो गए और परासरण क्रिया रुक गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो द्रव स्थैतिक दाब लग रहा है वो यहाँ से लगने वाले परासरण दाब के बराबर है, तभी तो दोनों बैलेंस हो गए और परासरण की क्रिया रुक गई। तो हम कह सकते हैं, आप परिभाषा हम दे सकते हैं परासरण दाब की, कि वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है, क्योंकि परासरण दाब इसके बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है वो कहलाता है परासरण दाब। ये हुई परासरण दाब की परिभाषा। अब जो इस नली में जो विलयन है उसके तल की हाइट अगर हम देखें, सपोज इसकी हाइट को हम मान लें कि h ऊंचाई तक ये विलयन भर जाता है। हाइट को हमने मान लिया है h, कि h ऊंचाई तक ये भर जाता है। देखिए अब परासरण दाब जो होता है उसको हम दर्शाते हैं पाई से। पाई का जो हम देखें इसका फॉर्मूला देख लें परासरण का, ये होता है h इंटू डी इंटू जी। परासरण दाब इज इक्वल टू होता है h इंटू डी इंटू जी। पाई परासरण दाब है, h जो है इस नली में जल विलयन की ऊंचाई है समझ लीजिए, d जो है इस विलयन का घनत्व है, और g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। पाई बराबर परासरण दाब, h बराबर नली में विलयन की ऊंचाई, और d बराबर विलयन का घनत्व, और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है परासरण दाब मापन की बर्कले हार्टले विधि। ठीक है।
देखिए, वर्कले हार्टले विधि का जो यंत्र है, जो उपकरण है, उसका ये डायग्राम है। इस डायग्राम में सबसे पहले समझ लें कि दो समकेंद्रीय नलियाँ होती हैं इसमें। समकेंद्रीय नलियों का मतलब ऐसी दो नलियाँ जिनका केंद्र एक ही हो, है ना। जैसे मान लो कि हम इस नली की बात करें कि ये एक नली है, इसके अंदर एक नली और डली हुई है जिसमें स्याही है ना। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो इस नली का केंद्र और इसके अंदर जो नली है उसका केंद्र, दोनों केंद्र एक समान होंगे। इसी तरह से ये एक बड़ी नली है, चौड़ी नली है, और उसके अंदर एक सक्रिय नली ये सेंटर में फिट है। अगर हम साइड से देखें तो इस बाहरी नली का और इस नली का केंद्र एक ही दिखाई देगा। ये माने एक बाहरी बड़ी और चौड़ी नली के बीच सेंटर में अंदर एक और पतली नली फिट है। इस तरह से दो समकेंद्रीय नलियाँ होती हैं। ये अंदर वाली जो नली है, ये इसकी दीवार जो है काफ़ी मज़बूत होती है और सामान्यतः स्टील की बनी होती है ये, और ये छिद्रित होती है दीवार। बहुत सूक्ष्म छिद्र हैं इसकी दीवार में, और इसकी दीवार के ऊपर अर्धपारगम झिल्ली चढ़ा दी गई है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो इस छिद्रित दीवार, जो नली भीतर वाली नली की दीवार छिद्रित है, उस दीवार पर उसके चारों तरफ इस तरह से अर्धपारगम झिल्ली चढ़ा दी गई है। और जो बाहरी नली है, इस बाहरी नली में और भीतरी नली के चारों ओर का स्थान, यानी भीतरी नली और बाहरी नली के बीच का चारों ओर का जो स्थान है, उस स्थान में उस विलयन को भर दिया जाता है जिस विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करना है। यहाँ पे भर दिया गया है विलयन, ये भरा हुआ है विलयन। और जो भीतरी नली है, भीतरी नली में भरेंगे हम जल को, यानी विलायक को। यहाँ पर है विलायक या जल। विलायक या जल भरने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है जलकुंड या वाटर रिजर्वायर। यहाँ से इसको भर देते हैं। इस नॉब को जब ओपन करेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ से जल जो है बहते हुए इस नली से होते हुए नीचे की ओर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे इसमें भर जाता है जल भर देते हैं यहाँ से। जब यहाँ से जल भरा जाएगा, इस तरफ एक और पतली नली है, इस नली में भी जल के अणु यहाँ से होते हुए एक निश्चित ऊंचाई तक यहाँ तक भर जाते हैं, यहाँ तक, जिसको केशिका नली कह रहे हैं। जल यहाँ से हम भरेंगे तो यहाँ से इसमें भर जाएगा, और यहाँ से होते हुए इस नली में भी आ जाएगा और एक निश्चित ऊंचाई तक भर जाता है। बाहरी नली में विलयन भर दिया है, भीतर की नली में जल भर दिया है या विलायक भर दिया है। ठीक, विलयन भर देंगे ऊपर तक, यहाँ तक विलयन भरा हुआ है। और विलयन पर दाब डालने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन लगाया गया है। इस पिस्टन से विलयन पर दाब डाला जाता है। ठीक, दाब डालने से पहले केशिका नली में जो जल का तल है, इस तल की ऊंचाई नोट कर ली जाती है। प्रासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है और अंदर वाली नली में विलायक यानी जल है, तो जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जाएंगे। मतलब अंदर वाली नली छिद्रित है और उसकी दीवार पे चारों तरफ अर्धपारगम झिल्ली चढ़ी हुई है, तो अंदर वाली नली से चारों ओर से जल के अणु निकलेंगे और बाहर वाली नली में जाएंगे। इस तरह से अंदर वाली नली से निकल के बाहर की नली में जाएंगे, प्रासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही प्रासरण क्रिया स्टार्ट होती है, जल अंदर से बाहर वाली नली में जाएगा, तो यहाँ पे इस नली में जल की मात्रा में कमी आएगी। तो ये कैपिलरी नली का जो है या केशिका नली का जल जो है यहाँ से इस तरफ बहना शुरू होगा। तो जैसे ही कैपिलरी नली का लेवल नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि प्रासरण की क्रिया शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। और तुरंत हम पिस्टन से इस विलयन के ऊपर अब इतना दाब डालेंगे, इतना प्रेशर डालेंगे कि जल के अणु जो अंदर से बाहर वाली नली में जा रहे थे, इनका जाना रुक जाए। इतना प्रेशर डालेंगे। तो प्रेशर डालते हैं तो उससे ये होता है कि जल के अणु जो अंदर वाली नली से बाहर वाली नली में जा रहे थे, उनका प्रवाह रुक जाता है। पिस्टन से प्रेशर डालते हैं तो बैक प्रेशर लगता है और जल के अणु यहाँ से बाहर जाना रुक जाते हैं। जब यहाँ से जाना यहाँ रुक जाएंगे, तो केशिका नली में जल का तल स्थिर हो जाता है। प्रेशर इतना डालना है कि जल का तल वापस उतनी ही ऊंचाई तक पहुँच जाए जितनी ऊंचाई पर पहले था। प्रासरण की क्रिया रुक गई दाब डालने से। तो पिस्टन के द्वारा
जो दाब डाला गया जिससे परासरण की क्रिया रुक गई है वही दाब विलयन का परासरण दाब कहलाएगा। और उस दाब को यहाँ एक दाब मापक यंत्र प्रेशर गेज लगा हुआ है, इससे हम इसमें पढ़ लेते हैं कि कितना दाब डाला गया है। ये विलयन का परासरण दाब हमें दे देगा। तो ये तो हुआ बर्कले हार्टले विधि का चित्र और उसका वर्णन, उसकी कार्यविधि। अब इस विधि के कुछ लाभ भी हैं, तो लाभ देख लें। बर्कले हार्टले विधि का पहला लाभ कि इस विधि के द्वारा विलयन का परासरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। जैसे ही विलयन का तल केशिका नली में नीचे आए, तुरंत पिस्टन से इतना दाब डालेंगे कि जल का तल अपनी प्रारंभिक ऊंचाई तक पहुंच जाए और तुरंत हमें प्रेशर गेज में उसका जो है रीडिंग मिल जाएगी। दूसरा लाभ ये है कि इस विधि में जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो नली की दीवार पर चढ़ा दी गई है। तो जब हम विलयन से दाब डालते हैं तो उस दाब के कारण इस अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने का खतरा नहीं होता है। तीसरा ये है कि हमें इस विधि से जल्दी परिणाम मिल जाता है। इसका मतलब कि उतने समय में विलायक के ज़्यादा अणु विलयन में नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब विलयन की सांद्रता नहीं बदल पाती है और हमें उस विलयन का सही परासरण दाब ज्ञात हो जाता है। चौथा लाभ इसका ये है कि इस विधि के द्वारा ऐसे विलयनों के परासरण दाब भी ज्ञात किए जा सकते हैं जिनके परासरण दाब के मान काफ़ी उच्च होते हैं। परासरण दाब, इसका पहले अपन निकालेंगे एक व्यंजक और यहाँ पर अपन सिद्ध करेंगे कि परासरण दाब जो है एक अणु संख्या गुणधर्म है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन ये देख लें, परासरण दाब जो होता है वो विलयन के मोलर सांद्रण के और उसके ताप के समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि परासरण दाब मोलर सांद्रण यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और विलयन के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, दोनों के समानुपाती होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं पाई समानुपाती C एवं पाई समानुपाती T। पाई जो है आप जानते हैं परासरण दाब है, C यहाँ पर मोलर सांद्रण है और T परम ताप या विलयन का ताप है। तो परासरण दाब जो है वो मोलर सांद्रण के भी समानुपाती है और ताप के समानुपाती भी है। इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई समानुपाती C इंटू टी, C इंटू टी दोनों के समानुपाती है। ठीक है, अगर हम समानुपाती अलग करेंगे तो यहाँ पर अपन को एक स्थिरांक लेना होगा। तो पाई इज़ इक्वल टू R इंटू C इंटू टी, आर सी टी। आर जो है यहाँ पर एक स्थिरांक है और ये गैस स्थिरांक होता है जो आप पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर इसको गैस स्थिरांक ना कह के विलयन स्थिरांक कहा गया है, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहा गया है। ठीक है वही गैस स्थिरांक जो आप पढ़ चुके हैं गैस समीकरण में, आदर्श गैस समीकरण में आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, पर यहाँ पर इसको विलयन स्थिरांक या सॉल्यूशन कांस्टेंट कहा गया है। पाई इज़ इक्वल टू CRT। C हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो एक मोलर सांद्रण है। इसको हम चाहे तो दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं पाई इज़ इक्वल टू CRT। बात वही है CRT। तो C यहाँ पर मोलर सांद्रण है। मोलर सांद्रण का मतलब ये होता है कि विलयन के एक निश्चित आयतन में या एक लीटर में लिया हुआ एक निश्चित आयतन है, उसमें घुले हुए जो मोलों की संख्या है उसको ये दर्शा रहा है। ऐसा हम मान लें कि मोलों की संख्या इसकी स्मॉल n है और यहाँ पर जो विलयन का लीटर में आयतन है वो V है। तो C की वैल्यू हो जाएगी C इज़ इक्वल टू N/V कि इतने आयतन में इतने मोल घुले हुए हैं। तो ये प्रदर्शित कर रहा है मोलर सांद्रण के लिए C की वैल्यू बता रहा है, तो हम C के स्थान पर N/V ले सकते हैं। तो अगला इक्वेशन क्या हो जाएगा वो देखें। पाई इज़ इक्वल टू हम C की वैल्यू रख देते हैं N/V इंटू RT। ठीक है, N/V इंटू RT। अगर हम V से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, पाई V इज़ इक्वल टू NRT। नेक्स्ट इक्वेशन जो अपना है वो ये आ गया। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो पाई परासरण दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है, R गैस स्थिरांक या विलयन स्थिरांक है और T विलयन का तापमान है।
अगर इस समीकरण या इस इक्वेशन को हम तुलना करें आदर्श गैस समीकरण से, तो कोई बता सकता है आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? हाँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पी के स्थान पे पाई लिया है। पी जो है वहाँ पे दाब या प्रेशर था, तो यहाँ पी के स्थान पे पाई ले लिया है। पाई भी यहाँ पे दाब या प्रेशर है, लेकिन ये परासरण दाब है, सामान्य दाब नहीं है बस। तो आइडियल गैस इक्वेशन के समान ही ये एक दूसरा इक्वेशन आया जो कि तनु विलयनों के लिए लागू होता है, क्योंकि वाल्टहाफ ने देखा था कि जो तनु विलयन होते हैं वो एक गैस के समान व्यवहार करते हैं। तो जिस तरह से के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन लागू किया जा सकता है, उसी के आधार पर उन्होंने इसमें परिवर्तन करके गैस के दाब के स्थान पर विलयन के परासरण दाब को लेकर के और उसी के समान एक नया इक्वेशन दिया है ये तनु विलयनों के लिए, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस समीकरण से अगर हम ध्यान से देखें इस समीकरण को या इसको, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो परासरण दाब है हमारा वो विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, एन पर। एन क्या है? मोलों की संख्या है, यानी अणुओं की संख्या है। तो परासरण दाब मोलों या अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इस पर, इसलिए परासरण दाब एक अणु संख्या गुण है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमें परासरण दाब की सहायता से या परासरण दाब के द्वारा अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। तो परासरण दाब अपन जानते हैं क्या होता है। परासरण दाब कोई बताएगा? पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये अपन ने अभी निकाला था। अगर हम इसमें से परासरण दाब पाई निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? एन अपॉन वी आर टी, एन अपॉन वी आर टी। एन यहाँ पर क्या है आप जानते हैं, ठीक है। एन क्या है? एन बराबर मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या आप जानते हैं, मोलों की संख्या एन बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। पर किस चीज़ के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम? विलय के। तो हम विलय को बी मान लेते हैं कि विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, और विलय के मूलों की संख्या, यहाँ भी विलय के मूलों की संख्या। बी आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। खैर, हमारे पास n की वैल्यू है, हम n की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे। अगला समीकरण आ जाएगा पाई इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या आ रही है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये हमने n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, इनटू आर टी अपॉन में क्या है? v। अब हमें निकालना है अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान, यानी एम बी निकालना है। तो अगर हम परासरण दाब का मान प्रैक्टिकली निकाल लेते हैं, विलय का द्रव्यमान डब्ल्यू बी, आयतन आर टी की वैल्यू मालूम है, तो हम एम बी निकाल सकते हैं परासरण दाब की सहायता से। तो देखिए एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी। ये इक्वेशन हमारा आ गया है, यही हमें निकालना था अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान। परासरण दाब अपन पूरा पढ़ चुके हैं। अब बात आ जाती है इसके जैविक महत्व की या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की। और चूँकि परासरण दाब जो है ये जैविक प्रक्रम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जैविक प्रक्रम में जैसे पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि प्लांट्स में और एनिमल्स में सभी में परासरण की क्रिया होती है और परासरण दाब उत्पन्न होता है। तो इसका क्या क्या महत्व है, कहाँ कहाँ है, आज अपन उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं जैविक महत्व में कि ऊंचे जो पेड़ होते हैं जिनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, उन पेड़ों की सबसे ऊंची शाखा या सबसे ऊपर जो पत्ती लगी है वहाँ तक जल का प्रवाह, नीचे से जड़ से लेके और अधिकतम ऊंचाई तक जल का प्रवाह पेड़ पौधों में जिस क्रिया के द्वारा होता है वो क्रिया है परासरण। तो हम बात कर रहे थे परासरण दाब का जैविक महत्व, और इस जैविक महत्व में हम देख रहे हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं जिनकी ऊंचाइयाँ काफ़ी ज़्यादा तक हो सकती हैं, 300 से 400 फीट तक ऊंचाई हो सकती है, इतनी ऊंचाई तक
जड़ के निचले सिरे से लेके और तने की सबसे ऊपर वाली जो पत्ती है वहाँ तक जल का प्रवाह, नीचे से ऊपर की ओर जल का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता रहता है पेड़ पौधों में, और निरंतर होता रहता है, कई वर्षों तक होता है। जब तक पेड़ जीवित है तब तक ये जल का प्रवाह होता रहता है। ज़रा कल्पना करें आपके, अगर इतनी गहराई से जड़ के निचले सिरे से और लगभग 400 फीट की ऊंचाई तक लगातार पानी हमें भेजना हो ऊपर, और अगर हम कोई पंप लगा के भेजें तो वो पंप निरंतर कब तक पानी को ऊपर भेजता रहेगा। कितना भी हम शक्तिशाली पंप यूज़ कर लें, लगातार अगर हमने उसको चालू रखा तो वो हमारे ख्याल से 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते चल पाएगा लगातार में, और वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधों में इतनी ऊंचाई तक लगातार पानी कैसे जा रहा है? सबसे ऊपर जो पत्ती लगी उस तक पहुंच रहा है, वो इसी प्रासरण क्रिया के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, प्रासरण की क्रिया में पानी कैसे पहुंचता है वो देख लें। हम बता रहे हैं आपके लिए। मान लो कि ये कोशिकाएं हैं, तने की और जड़ की कोशिकाएं हैं ये। तो इसमें ये होता है कि जड़ की कोशिका में यहाँ चारों तरफ मिट्टी में जल है, तो परासरण की क्रिया होगी। परासरण की क्रिया में हमने आपको बताया था कि विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जाते हैं। तो जो कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है वो अर्धपारगम झिल्ली है, और कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है जो कि गाढ़ा होता है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, और कोशिका के बाहर मिट्टी में यहाँ जल है, और जल जो है विलायक है। तो विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर जाता है। तो इस कोशिका में जल भर गया है, तो इस कोशिका का जो रस है वो पतला हो जाएगा, मतलब सांद्रता कम हो जाएगी, और ये कोशिका ऊपर वाली कोशिका से जुड़ी है, इसके अंदर भी उसका द्रव भरा हुआ है जो कि गाढ़ा है। तो अब इस कोशिका में जल के भर जाने के कारण इसकी सांद्रता कम हो गई, इसकी सांद्रता अधिक है। तो दोनों के बीच में अर्धपारगम झिल्ली है। यहाँ से जल यानी विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली को पार करके इस कोशिका में आएंगे। जब जल इसमें आएगा तो इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा। तो फिर परासरण की क्रिया से यहाँ से जल यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। इस तरह से परासरण की क्रिया होती जाएगी, और नीचे से जल एक एक कोशिका से ऊपर की ओर परासरण की क्रिया से चढ़ता जाएगा, और जीवन पर्यंत जब तक पौधा है तब तक ये क्रिया लगातार चलती रहेगी। तो पेड़ पौधों में जल का स्थानांतरण जो होता है परासरण की क्रिया से होता है। दूसरा हम देखते हैं जैम या फिर जेली हम कह सकते हैं। जैम या जेली, सामान्यतः ये देखा गया है कि जैम या जो जेली बनाते हैं उसमें शर्करा का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। शर्करा जब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है तो उससे जो है बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शर्करा का जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल होता है जैम या जेली बनाने के लिए, तो उस गाढ़े घोल के कारण अगर उसमें कहीं कोई बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव की कोशिका के अंदर भी जल भरा होता है, और बाहर चारों तरफ जैम या जेली है। जैम या जेली बहुत गाढ़ी है शर्करा के कारण। तो उसमें ये होगा कि उस बैक्टीरिया के शरीर में से, उसकी कोशिका में से जल परासरण की क्रिया से उसके अंदर से उसकी शरीर की जो झिल्ली है उस झिल्ली को पार करके जल बाहर आ जाएगा, शर्करा के घोल में आ जाएगा। बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव के शरीर में से जल निकल के परासरण की क्रिया से बाहर चला जाएगा, और जब जल बाहर चला जाएगा तो उस बैक्टीरिया के शरीर में जल की कमी हो जाएगी, उसकी कोशिका सिकुड़ जाएगी और वो बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाएगा। ऐसा समझ सकते हैं जैसे मान लो ये बैक्टीरिया की एक कोशिका है, इसकी जो बाहरी कवरिंग होती है, जो झिल्ली होती है, ये एक अर्धपारगम झिल्ली है, और इसके चारों ओर जो यहाँ पर जो विलयन है जैम या जेली वाला, वो उसमें गाढ़ा शर्करा का विलयन है, शुगर का बहुत गाढ़ा घोल भर दिया गया है। अंदर कोशिका में जल है, अंदर वाले द्रव की सांद्रता कम है, और बाहर शक्कर की समझ लो चाशनी है या बहुत गाढ़ा घोल है शर्करा का। तो अंदर से जल के अणु इस अर्धपारगम झिल्ली को पार करके बाहर निकलेंगे चारों ओर से। तो बैक्टीरिया या जो भी सूक्ष्म जीव है, वायरस है, जो भी है, उसके शरीर में से जल निकल के बाहर चला जाएगा परासरण की क्रिया से, तो उसके शरीर में जल की कमी हो जाएगी, उसकी कोशिका सिकुड़ जाएगी और बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। तो जैम और जेली बनाने के लिए भी
हम इसका उपयोग करते हैं और वहाँ परासरण की क्रिया के कारण ही वो जो जैम या जेली है लंबे समय तक सुरक्षित रखे रहते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा परासरण जो है ये फूलों के खुलने और उनके बंद होने या पत्तियों के खिंचाव के लिए भी नियंत्रित करता है। हम देखते हैं प्राकृतिक रूप से फूल जो है खुलता या बंद होता है, इस क्रिया के लिए भी परासरण की क्रिया नियंत्रित करती है, क्योंकि उनकी कोशिकाओं के अंदर परासरण की क्रिया होने से जल का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। उसके कारण वो सिकुड़ती या फैलती हैं, जिसके कारण फूल खुलता या बंद होता है। इसी कारण से पत्तियां भी जो हैं, पत्तियों में खिंचाव होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ परासरण का जो है जैविक महत्व।